फ्रेंड्स, मैं सब स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 21 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्ट्रेटेजी के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा। आप वीडियो लास्ट तक देखिए, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पहला इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं। आज हम लोग अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मना रहे हैं। कौन सा दिवस मना रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। 21 मार्च को प्रतिवर्ष मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। वनों के महत्व के बारे में, उनके संरक्षण और उनका हमारे जीवन में क्या योगदान है, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अब की वर्ष का थीम है फॉरेस्ट एंड फूड, यानी फॉरेस्ट एंड फूड, वन और भोजन। यानी वन देखिएगा, कई सारे जो है हमारे लिए वन कई सारे पोषण जो है उपलब्ध कराता है। तो वन अगर जो है सुरक्षित वन है तो हमारे लिए भोजन भी होगा। कई प्रकार के भोजन हमारे उपलब्ध कराएगा। देखेंगे जानवरों के लिए तो खास करके भोजन जो है कौन, फॉरेस्ट ही उपलब्ध कराता है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के समय में पोषण जिस तरह से पोषण की उपलब्धता जिस तरह से कम हो रही है, वैसी स्थिति में वन का बहुत महत्व हो जाता है। और आप देखते होंगे वन का कितना जो है कटाई हो रहा है, कितना जो है लोग वन को काट करके वहां अपना आवास बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं। इसके कारण से जो वन बहुत ज्यादा वन का जो है नुकसान हो रहा है, वनोन्मूलन हो रहा है। तो इसको जो है संरक्षित करने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये जानिएगा कि वन अगर है तब तक हमारा जीवन सुरक्षित है। जिस दिन वन खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, उस दिन हम लोग जो है इन्वायरमेंट के चपेट में आ जाएंगे और हम लोग बीमार पड़ जाएंगे अच्छे तरीके से। यहाँ इतना क्लाइमेट इतना चेंज हो जाएगा कि हम लोग बीमारी से ही जो है त्रस्त हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वनों को संरक्षित करिए। और वन जो है जरूर उसमें अपने जन्मदिन के दिवस या किसी उत्सव के दिन जो है एक पेड़ जो है जरूर लगाइए और वन को संरक्षित करने में मदद करिए। तो फॉरेस्ट एंड फूड के तहत, ये थीम के तहत हम लोग मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2025 का। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भीम यूपीआई प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि तक के लेन देन के लिए कितनी राशि तक के यूपीआई लेन देन शामिल किए गए हैं? तो ये आपको बताना है। जो भीम यूपीआई है, आप जानते होंगे भीम यूपीआई बहुत चलाते होंगे आप लोग। तो इसका यहाँ प्रोत्साहन योजना है, उसके तहत जो अधिकतम राशि कितना कर दिया गया है जो इससे यूपीआई लेन देन शामिल किया गया है। तो विकल्प में है 1000, 2000, 10,000, 20,000। तो सही उत्तर आपका रहेगा, इसका जो है अधिकतम लेन देन 2000 तक कर दिया गया है। इसको देखेंगे इसके बारे में। तो केंद्र सरकार ने जो है छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए की जो है प्रोत्साहन योजना मंजूरी दी है। इतना करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। उद्देश्य क्या है? कम मूल्य के जो भीम यूपीआई लेन देन को प्रोत्साहन करना। तो जो कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन होते हैं उनको कैसे बढ़ावा दे सकता है, उनको कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसके लिए यह योजना शुरू की गई है। और इसके तहत क्या होगा, केवल उन यूपीआई लेन देन को जो है शामिल किया गया है जो छोटे व्यापारियों को किए गए हों। तो ये उस यूपीआई को शामिल किया गया जो वो लेन देन को शामिल करेगा जो छोटे व्यापारियों को किए गए हों और जिनकी राशि जो है 2000 तक हो। इससे जो है छोटे व्यापारियों को डिजिटल लेन देन अपनाने में मदद मिलेगी और कैशलेस इकोनॉमी को जो है बढ़ावा मिलेगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखना है, चर्चा में रही जोमी जनजाति किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये भी चर्चा में रही है जोमी जनजाति, ये किस राज्य में पाई जाती है, किन राज्यों में पाई जाती है? तो इसको आपको बताना है। विकल्प में है तमिलनाडु या केरल, तमिलनाडु और केरल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम, उत्तराखंड और सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो किन राज्यों में जो है जोमी जनजाति पाई जाती है? अभी इसका उपनाम भी बताएंगे क्या कहा जाता है। तो इसको पहले जोमी नाम से याद रखना, क्योंकि जोमी नाम से जो है ज्यादा चर्चा में है इस समय। तो सही उत्तर आपका रहेगा नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम में यह जो है जनजातियां पाई जाती है, जोमी जनजातियां पाई जाती हैं। तो क्यों चर्चा में रहा है ये नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और असम में पाई जाने वाली जनजातियां? चर्चा में इसलिए है क्योंकि मणिपुर के चुराचांदपुर में हाल ही में हुई झड़पों के बाद हमार और जोमी, ये दोनों जनजातियां हैं, दोनों समुदायों ने के नेताओं में शांति बहाल करने पर जो है सहमति जताई गई है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना, हमार और जोमी। आप जानते होंगे ये
अभी बताते हैं आपको इसकी, नागालैंड की कहानी आपको पूरा बताते हैं, मणिपुर की कहानी। जोमी जनजाति को जो है स्थान के आधार पर चिन, मिजो या कुकी के नाम से जो है जाना जाता है। यानी जहां जहां ये जैसे पाए जाते हैं, जैसे मिजोरम में मिजो कहा जाता है और जो है कुकी जहां मणिपुर में कहा जाता है, तो ये इसको ध्यान रखना है। तो ये इस चीन, मिजो या कुकी कोई भी पूछे या जो है जोमी पूछे तो सबका नाम एक ही है। ये मंगोलाइड है। देखिए, मंगोलाइड जाति के तिब्बती बर्मी समूह से संबंधित है और कुकी चीन भाषा जो है या कुकिस भाषा ये बोलते हैं। अगर देखेंगे तो बांग्लादेश, म्यांमार और भारत में ये जो है पाए जाते हैं, निवास करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। आप जानते होंगे मणिपुर में जो है मणिपुर में दो पक्षों में विवाद हुआ था, मैतई और कुकी में, जिसके कारण से जो है ये विषय काफी चर्चा में रहता है हमेशा। जो मणिपुर वाला मुद्दा पूरे देश में जो है एक चर्चा का विषय बना रहता है हमेशा। तो मैतई और कुकी लोगों में विरोध हुआ था, उसके कारण से जो है एक महिला को जो है देखे होंगे नंगा परेड कराया गया था। इसके कारण से पूरा सोशल मीडिया के पूरा विश्व जो है ये कहा था कि महिलाओं के खिलाफ जो है ज्यादती हो रही है मणिपुर में, सरकार को वहां इमरजेंसी लगाना चाहिए, आपातकाल लगाना चाहिए। 2 साल तक इमरजेंसी नहीं लगाया गया। अभी कुछ दिन पहले ही वहां एन बीरेन सिंह, वहां के क्या थे, एन बीरेन सिंह वहां के सीएम थे, उनको हटा दिया गया, वो इस्तीफा दे दिए हैं और वहां जो है राष्ट्रपति शासन बहाल कर दिया गया है, लगा दिया गया है, बहाल नहीं किया गया, लगा दिया गया है, इम्पोज कर दिया गया है। कौन सा शासन? राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और अगर आपातकाल देखेंगे तो 352 और 356 और 360 में जो है आपातकाल के बारे में बात किया गया है। ये राष्ट्रीय आपातकाल है 352, 356 राष्ट्रपति शासन है, सॉरी यहाँ 356 आपका राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं, जिसे राज्य आपातकाल कहते हैं, और 360 आपका वित्तीय आपात कहते हैं, जो अभी तक कभी लागू नहीं हुआ है। आपको बताना है ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 के तहत है, ये अभी तक देश में कितनी बार लग चुका है? दूसरे नंबर। ये पहली बार कब लगा था? 352, और उसके बाद 360 अभी तक जो है पूरे मतलब भारत में कभी भी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल अभी कभी नहीं लगा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी एक राज्य है, बहुत दिन बाद जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, वो कौन सा राज्य है? मणिपुर राज्य है। तो ये आपको याद रखना है। तो जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। अगला है, कौन सा शहर भारत के पहले पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर जो है आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का घर बन गया है? तो ये आपको बताना है कौन सा शहर भारत के पहले पीपीपी मॉडल पर आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट या प्लांट का घर बन गया है। तो विकल्प में इंदौर, भोपाल, वाराणसी, देहरादून। सही उत्तर आपका रहेगा इंदौर। यह जो है घर बन गया है पीपीपी मॉडल पर आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का। तो इसके बारे में देखते हैं। इंदौर जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत, किसके तहत? शहरी के तहत भारत का पहला पीपीपी मॉडल हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र यानी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट या प्लांट शुरू कर रहा है। कौन शुरू कर रहा है? इंदौर शुरू कर रहा है। पहला ऐसा जो है शहर बनेगा। उद्देश्य क्या है इसको शुरू करने का, इस जो है यूनिट को शुरू करने का, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का? तो ग्रीन वेस्ट को जो कोयले के विकल्प के रूप में लकड़ी के छर्रों जैसे जो है या छोटे छोटे टुकड़ों जैसे मूल्यवान संसाधनों में बदलना है। ग्रीन वेस्ट जो होता है उसको, जिससे क्या होगा? ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगी, यानी उससे जो है ऊर्जा आपको मिलेगी। यह संयंत्र क्या करेगा? यह संयंत्र हरित अपशिष्ट को मूल्यवान उत्पादों में बदल देगा, कन्वर्ट कर देगा। बहुत महत्वपूर्ण संयंत्र। देखिएगा, जो हम लोग हरित वेस्ट निकालते हैं या फेंकते हैं कहीं, अगर उससे हम लोग एनर्जी बना ले, कोई मूल्यवान उत्पाद बना ले, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो वेस्ट के रूप में है वो वेल्थ के रूप में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वेल्थ के रूप में। तो ये वेस्ट से वेल्थ बनाने की स्कीम सरकार इसी पे बहुत ध्यान दे रही है। कैसे जो हम कचरे को, अपशिष्ट को जो है संपत्ति में, वेल्थ में बदल सकते हैं, मूल्यवान उत्पाद में जो है बदल रहा है। तो यह संयंत्र, यह पहल जो है, यह इनिशिएटिव जो शुरू किया गया है, वायु गुणवत्ता सूचकांक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है उसको नियंत्रित करने में, प्रदूषण को कम करने में,
पर्यावरणीय स्थिरता का समर्थन करने में मदद करेगी। लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, वेस्ट का जो है वेस्ट समाप्त होगा, यानी इन्वायरमेंट सही होगा, वेल्थ उससे मिलेगा। तो ये कई सारे इससे जो है काम आपका होगा। यह परियोजना जो है कई सारे रूप में महत्वपूर्ण होगा। यह परियोजना जो है कचरा प्रबंधन करेगा, कचरा जो इधर उधर फेंका जाता है उसका प्रबंधन करेगा, स्वच्छता जो है वो लाएगा। और इंदौर नगर निगम है, ये देखिएगा, इंदौर नगर निगम को जो है के लिए राजस्व सृजन करने में ये बढ़ावा देगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इंदौर नगर निगम को। तो ये सब आपको ध्यान रखना, इस क्या क्या इसके महत्व थे, इसीलिए इसको शुरू किया जा रहा है। कहाँ? इंदौर में। आप जानते होंगे इंदौर जो है कई वर्ष से भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत एआई मिशन के लिए ने जो है हाल ही में किस कंपनी या संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये बताना है, भारत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन चला रहा है उसके लिए किस कंपनी या संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये आपका विकल्प में है मेटा, इसरो, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, गूगल। तो किसके साथ ये समझौता कर रहा है? सही उत्तर आपका रहेगा सी, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के तहत यह समझौता कर रहा है। किसके तहत? बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से। तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अभी बिल गेट्स जो है भारत की यात्रा पर थे, जो क्या है एक समय में ऐसे थे कि विश्व के सबसे, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, विश्व के सबसे अमीर इंसानों में शामिल थे बिल गेट्स है। तो अभी भारत की यात्रा पर आए थे, तो उन्होंने जो है भारत के साथ जो है भारत एआई मिशन के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स के साथ ये समझौता किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। तो देखेंगे इसके बारे में। भारत जो है एआई मिशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए समझौता ज्ञापन किए हैं, पर हस्ताक्षर किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए हैं। तो याद रखना, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन कई सारे जो है सामाजिक कार्य कर रहा है विश्व लेवल में, जो है विश्व लेवल पर कई सारे देशों में, मतलब लगभग महत्वपूर्ण जितने देश है विश्व में उसमें इसका जो है फाउंडेशन चल रहा है। और ये सामाजिक कार्य करने के लिए जाना जाता है, फिलोथ्रॉफिक वर्क करने के लिए जाना जाता है। अगला है, चर्चा में रहा सागेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको बताना है, सागेश्वर वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका किस राज्य में है? देखिएगा, ये थोड़ा जितने आपके महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य होंगे, टाइगर रिजर्व होंगे, नदी होगी, झील होगी, जो न्यूज में कभी चल रहा है, किसी कारण से चल रहा है, उन सब को हम जो है आपको कवर कर देंगे धीरे धीरे। और अगर सेशन आप बराबर देखते रहेंगे तो जितने जो है इन्वायरमेंट से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित न्यूज रहते हैं, ज्योग्राफी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्लेस होते हैं, महत्वपूर्ण झील, पर्वत, पहाड़, ये सब होते हैं, सब इसी से आपका कवर हो जाएगा। तो आपको ये बताना है, ये सागेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस जो है राज्य में है, अभी चर्चा में क्यों था? तो सही उत्तर आपका रहेगा विकल्प महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में सागेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। तो देखेंगे महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थित है सागेश्वर वन्यजीव अभयारण्य जो है में 536 सांभर और 295 चीतल, जिसे चित्तीदार हिरण कहा जाता है, वो पाए गए हैं, अभी रिपोर्ट किए गए हैं वहां सर्वे में, जो इस अभयारण्य को जो है हिरणों की सबसे अधिक आबादी वाले अभयारण्यों में से एक बनाता है। और यह मानव निर्मित जो है मैन मेड जो है वन्यजीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इसको ध्यान रखना, महाराष्ट्र के सांगली जिले में है। कहाँ है? सांगली जिले में। तो देखेंगे इसका इमेज है, ये देखेंगे आपका, यहाँ देखेंगे सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ है, ये इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी कल या परसों में आपको फांसड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताए थे, तो क्यों चर्चा में था ये आपको बताना है। वैसे इसके बारे में अभी कल या परसों हम आपको बताए थे, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ कुछ खेती वगैरह किया गया था या कुछ और किया गया था, ये ऐसा आपको बताना है क्यों ये न्यूज में था फांसड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये देखेंगे अभी किसके बारे में? सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जितने महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या जो है पार्क वगैरह है, ये आपका यहाँ कवर किया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं रोक करके। अगला है, हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने जो है अंतरिक्ष के लिए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर किस नाम से जो है विकसित किए हैं?
तो ये आपको बताना है, ये भी माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया, तो किस नाम से किया गया। विकल्प आपके सामने है, सब देख लीजिएगा विकल्प। वैसे सही उत्तर आपका रहेगा पहला, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 जो है नाम से ये सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया गया है। तो देखेंगे इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित जो है किया है। ये प्रोसेसर विशेष रूप से जो है लॉन्च वाहनों में नेविगेशन के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रयोग भारत की आत्मनिर्भरता को जो है बढ़ाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति यानी नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी किस संगठन द्वारा शुरू की गई है। तो राष्ट्रीय वन्यजीव यानी जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, जो वन्यजीव होते हैं, वन्य में रहने वाले जीव होते हैं, उनकी स्वास्थ्य को जो है बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी ला रही है। तो कौन सा जो है, ये कौन ला रहा पॉलिसी। विकल्प में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो कौन ये जो है नीति ला रहा, राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति कौन ला रहा है। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी इसको ला रही है। भारत सरकार जो है वन्यजीव रोग जो वाइल्ड लाइफ होता है उसको, आप देखते हैं कई सारे हाथी का डेथ हो जाता है, कई सारे जो है टाइगर, कई सारे जो है बंदरों का, कई बहुत बार पूरे झुंड का ही बंदरों का मृत्यु हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है, बहुत सारा जो है हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगल में रहने वाले जीव, उनको बहुत नुकसान होता है, जिससे हमारे जो है पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। तो इसमें क्या होता है, सरकार ये ध्यान रखते हुए सरकार इसको जो है कम करने के लिए यह पॉलिसी ला रही है। तो वन्य जीव हो गए, रोग निगरानी, अनुसंधान और निदान को जो है मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति यानी नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी का मसौदा तैयार कर रही है। कौन सा, भारत सरकार कर रही है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सहयोग से। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी ने जो है वन्यजीव स्वास्थ्य में सुधार और जूनोटिक रोग मतलब समझ रहे हैं, कई बार आपको बताया। जूनोटिक रोग क्या होता है, जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। किससे, इधर जानवर हो गया आपका और इधर आपके मनुष्य हो गए। जानवरों से जो है मनुष्य में अगर फैलता है तो जूनोटिक डिजीज होता है। तो उसके प्रबंधन के लिए कार्यक्रम शुरू किया है, किसके, जूनोटिक बीमारियों के लिए। यह राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना जो चल रहा है 2017 से 31 तक चल रहा वन्यजीव कार्य योजना वन्यजीवों के संरक्षण के लिए, तो उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है या हिस्सा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को जो है दिया गया है। तो आपको बताना है किस फिल्म को दिया गया है। विकल्प में आपका विकल्प देख लीजिएगा सब। सही उत्तर आपका रहेगा ऑल बी इमेजिन एज लाइट। देखिएगा भारत का फिल्म है, इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पायल कपाड़िया द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया है, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एशियन फिल्म अवार्ड 2025 हांगकांग में आयोजित किया गया था, 18वां संस्करण इसका था। इसमें जो है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार भारतीय फिल्म ऑल बी इमेजिन एज लाइट को जो है मिला है। पायल कपाड़िया आपको बता दिए इसका डायरेक्ट की है, डायरेक्टर हैं। और बेस्ट डायरेक्टर यहाँ इस फिल्म में जो है एशियन फिल्म अवार्ड्स में ये सोद्या दाई हाची को मिला है, टेकी कामेथ के लिए, मूवी के लिए। और बेस्ट एक्टर आपको जो है शान लाओ बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिएगा एशियन फिल्म अवार्ड्स उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, एशिया की मूवी को दिया जाता है जो एशिया में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। लेकिन अभी भारत का जो है ये मूवी को मिला है, किसको, ऑल बी इमेजिन एज लाइट को। तो इसलिए जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये देखेंगे आपका, ये है ऑल बी इमेजिन एज लाइट। अगला है किस देश में जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है हाल ही में। तो सही उत्तर आपका रहेगा पेरू में लगा दिया गया है। उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन थोड़ा सा जो है चर्चा का विषय है। तो पेरू के राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे राजधानी में आपातकाल की घोषणा की है और हिंसा से निपटने के लिए सैनिकों की तैनाती की है। 19 वर्षीय जो लोकप्रिय गायक थे पाल फ्लोरेस की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद ये जो है लगा है। तो इसकी राजधानी आपका जो है लीमा होती है, दक्षिण अमेरिकी जो है देश है, इसको आपको ध्यान रखना है।
तो दोस्त जानकारी अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने नए नए जो है जिससे वीडियो मिलते रहे आपको। फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।